नमस्कार। हिंदी साहित्य की प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चनरी में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने हेल्पफुल रहते हैं आगामी परीक्षा हेतु, मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की ज़रूरत होगी। आप सभी भली भांति जानते हैं। आज मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगी ज़्यादा, क्योंकि आप सभी को छोटी वीडियो पसंद है ना, लंबी वीडियो से आप भी उब जाते हैं। बट एक बात याद रखना कि लंबी हो या छोटी, जिसने जो नॉलेज लेना है वो लेकर ही रहेगा, है ना। खैर, चलिए अपने हिसाब से देखिएगा सभी। और दूसरी बात ये कि जितने ज़्यादा आप अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे ना, आप हैंड रिटन नोट्स लिखेंगे, उतना अच्छा होगा आप सबके लिए। यकीन मानो आप मास्टर बन जाएंगे अपने विषय के। दूसरों की पीडीएफ पे, दूसरों के नोट्स पर डिपेंडेंट मत रहना। क्यों? और एक बात भी है कि हम पता क्या है कि हम चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे पीडीएफ्स कलेक्शंस हों, है ना, जब चाहे वो कंटेंट हम देख लें। और दूसरी बात, खुद पे विश्वास करें। आप कितना कर सकते हो उस पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। क्योंकि क्या होता है ना कि ज़्यादा कलेक्शन से माइंड एकदम डिस्टर्ब सा हो जाता है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, है ना। इर्द गिर्द बहुत सारी किताबें हैं, कहाँ से स्टार्ट करें, कन्फ्यूज से हो जाते हैं। कम पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें। और साथ ही एक बात और बताना चाहूँगी कि आने वाली वीडियोस जो रहेंगी वे किसी एक रचनाकार के, जितनी भी उसकी रचनाएं रहेंगी उस पर बेस्ड रहेंगी, जैसे कि नाटक, कहानियाँ, उपन्यास, है ना। जैसा कि आप में से किसी ने भी कहा था, तो उसी पर आधारित रहेंगी। और बड़े अच्छे से, बड़े सरल शब्दों में आपके समक्ष रखूंगी वो वाला कंटेंट जो पढ़ा जाना जरूरी है। फालतू का कंटेंट नहीं रखूंगी। उसकी पीडीएफ बनाने की कोशिश करूंगी, टाइम ज़्यादा लगता है फिर भी कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए। और फिर आपको नंबर भी दूंगी जिस पे आप संपर्क कर सकते हैं और वो पीडीएफ ले सकते हैं। आने वाले समय में मेरी ये कोशिश रहेगी। तो चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, भले ही वह मौखिक ही क्यों न हो, एक विकास सा प्रतीत होता है। उक्त स्थापना किसकी है या उक्त कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, राम कुमार वर्मा का, दीनदयाल गुप्त का, या फिर मुंशी राम शर्मा का? तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि सूरसागर के संबंध में यह कथन कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न 2, चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। सरहप्पा विषयक यह कथन किसका है? मतलब सरहप्पा के संबंध में यह किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने, राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो सरहप्पा विषयक यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अरे, मैं बातों बातों में यह बताना भूल गई कि आज के प्रश्न आधारित हैं राजस्थान सहायक आचार्य की हिंदी परीक्षा पर, जो 23/9/2021 को हुई थी, जिसे कि आरपीएससी यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है। यहाँ पर यह बताना है कि कौन सी रचना सुमेलित नहीं है। चंदनवाला रास कवि आसगू की रचना है, बिल्कुल सही है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण पंडित दामोदर की रचना है, यह भी सही है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन विकल्प बी सही नहीं है। स्थूली भद्र रास विजय सेन सूरी की रचना नहीं है, बल्कि जिन धर्म सूरी की रचना है, जिसकी रचना इन्होंने 1209 ईस्वी में की थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर मलिक मोहम्मद जैसी की रचनाएं दी गई हैं आपके समक्ष विकल्पों में। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाइयां कही गई हैं, बिल्कुल सही। आखिरी कलाम में मलिक मोहम्मद जैसी ने कयामत का वर्णन किया है, यह भी सही है। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है, बिल्कुल सही। पद्मावत पूर्णतः ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, विकल्प डी गलत है। ठीक है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत के पूर्वार्ध को, यानी कि पहले के हिस्से को, शुरू के हिस्से को बिल्कुल काल्पनिक माना है, और उत्तरार्ध यानी कि उसके बाद का हिस्सा बिल्कुल ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित माना है। ठीक है, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। प्रश्न 5 देखिए, मंजनकृत मधुमालती के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है। इसमें भारतीय काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। अन्य सूफी काव्यों के समान ही इसमें भी प्रेम को ही सब कुछ माना गया है। इसमें 5 अर्धाली चौपाइयों के बाद दोहे का प्रयोग है। तो देखिए, विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मंजनकृत मधुमालती ही क्या, कोई भी सूफी ग्रंथ पूर्ण रूप से ऐतिहासिक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंद या मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक और हिंदुत्व निकल जाता था और दूसरी ओर मुसलमानत्व।
तो देखिए कबीर के विषय में उक्त मान्यता किस विद्वान की है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, डॉक्टर श्याम सुंदर दास की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की या सरनाम सिंह शर्मा की? तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। कबीर विषय की यह मान्यता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा से संबंधित असंगत कथन छांटना है, कौन सा है? निर्विवाद रूप से सभी प्रेमाख्यानक तत्सम शब्दावली प्रधान अवधी भाषा में रचित है और ये काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित हैं। इनके पात्र मुख्यतः दो श्रेणियों यानी कि मानवीय और मानवेतर के हैं। इनके काव्यों की मूल भावना प्रेम है। देखिए प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा से संबंधित यह कथन है, ठीक है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्योंकि अधिकांश प्रेमाख्यान जो है ठेठ अवधी भाषा में रचित हैं। प्रश्न 8 देखिए, निम्नलिखित ए बी विकल्पों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। कबीर जो कुछ कहते थे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे, उसकी उक्तियां भेदने वाली और व्यंग्य चोट करने वाली होती थी। तो देखिए यहाँ पर ए गलत है और बी सही है, ठीक है। आंसर बी है ना, ए बी दोनों सही है, ए बी दोनों गलत है या ए गलत है बी सही है, तो यहाँ पे विकल्प बी होगा, ए गलत है और बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सा कथन असंगत है? दिए गए विकल्पों में से बताना है। कृष्णगढ़ नरेश महाराज सावंत सिंह ही प्रसिद्ध भक्त कवि नागरीदास है। गागरौनगढ़ के राजा संत पीपा ने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी। जमनाथ ने अपने आदर्शों के प्रचारार्थ ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। सहजोबाई ने ब्रह्म तत्व का निर्गुण सगुण निरपेक्ष अनिवर्चनीय स्थिति का अनुभूति परक वर्णन किया है। तो देखिए विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यानी कि असंगत कथन होगा क्योंकि जमनाथ ने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी, वहीं पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी माधवाचार्य जी ने, ठीक है, जिनका द्वैतवाद सिद्धांत प्रमुख था। यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना तो राजा राममोहन राय ने की थी, फिर माधवाचार्य जी कहाँ से आ गए? देखिए माधवाचार्य यानी कि ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय के नाम से इनका संप्रदाय था, इसीलिए इनको ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक भी माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है जो जाको कछु लेना होए सो लेऊ। सूरदास की मृत्यु को सन्निग्ध जानकर ये शोकार्ता वचन किसके हैं? गोकुलनाथ के, विठलनाथ के, कुंभन दास के या फिर नंददास के? तो देखिए सूरदास की मृत्यु को सन्निग्ध जानकर ये शोकार्ता वचन यानी कि शोक पूर्वक वचन कहे थे विठलनाथ जी ने। विकल्प बी सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन नहीं किया है और ना ही शब्द चमत्कार आदि के खेल खिलवाड़ों में फंसे हैं। उनकी से भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं पाई जाती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के विषय में है? तुलसीदास जी के विषय में, जायसी के, बिहारी के या फिर घनानंद के विषय में? तो देखिए शुक्ल जी का यह कथन था तुलसीदास जी के विषय में, ठीक है। विकल्प ए सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागद कोरे। यह विनियुक्ति किस कवि की है? कबीरदास की, सूरदास की, रहीमदास की या फिर तुलसीदास की? तो विकल्प डी सही उत्तर होगा। यह विनियुक्ति कवि तुलसीदास जी ने कही है कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य का कहूं लिखी कागद कोरे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? भूषण, बतीराम, जसवंत सिंह या फिर पद्माकर? तो हम सभी जानते हैं भाषा भूषण के रचनाकार हैं जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह। यह एक अलंकार ग्रंथ है, कौन सा? भाषा भूषण। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। निर्गुण भक्ति में गुरु को वही महत्व प्राप्त होता है जो साधना के अन्य रूपों जैसे कि ज्ञान मार्ग, सगुण भक्ति या रहस्यवाद में प्राप्त होता है। निर्गुण भक्ति का अवलंबन निराकार और अगोचर है तथा सगुण भक्ति का आलंबन साकार और गोचर है, यानी कि देखने योग्य है। विकल्प यहाँ से हमने सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए आंसर होगा सी, ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है। निर्गुण के बारे में भी सही मान्यता है और सगुण के बारे में भी सही मान्यता है। नेक्स्ट प्रश्न, मूल गोसाई चरित के रचनाकार कौन है? नाभादास, प्रियदास, बेनी माधवदास या फिर नरहरि दास? तो मूल गोसाई चरित के रचनाकार हैं आपके बेनी माधव दास जी। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय नहीं है। निरंजनी संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय और बाबरी संप्रदाय? तो देखिए बाबरी संत भक्त संप्रदाय उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ठीक है, और लालदासी संप्रदाय, जसनाथी और निरंजनी संप्रदाय राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय हैं। विकल्प डी सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्तमाल जो नाभादास कृत भक्तमाल है उसके टीकाकार कौन है? प्रियदास, विठलनाथ, अगरदास और किल्हादास? तो देखिए नाभादास कृत भक्तमाल की टीकाकार लिखी है आपकी प्रियदास ने। कब लिखी है? 1645 ईस्वी में।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राम भक्ति काव्य धारा से संबंधित कवि नहीं है। स्वामी अगरदास, प्राणचंद चौहान, गदाधर भट्ट और हृदय राम। तो गदाधर भट्ट गौड़ीय संप्रदाय के कवि हैं, ठीक है। बाकी स्वामी अगरदास, प्राणचंद चौहान और हृदय राम राम भक्ति काव्य धारा से संबंधित कवि हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा कवि ज्ञान मार्गी विचारधारा से संबंधित नहीं माना जाता? जंबनाथ, ध्रुवदास, मलूकदास या फिर सुंदरदास। तो विकल्प बी, ध्रुवदास कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं, ठीक है। बाकी जंबनाथ, मलूकदास और सुंदरदास राम भक्ति धारा के कवि हैं। प्रश्न 20, राधा बल्लभ नामक वैष्णव भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? बल्लभाचार्य जी, हित हरिवंश जी, स्वामी हरिदास जी या फिर चैतन्य महाप्रभु। तो देखिए विकल्प 20 सही उत्तर होगा। राधा बल्लभ नामक वैष्णव भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं आपके हित हरिवंश जी। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? कबीर परिचय अनंत दास की रचना है, बिल्कुल सही है। ज्ञान समुद्र सुंदरदास की रचना है, बिल्कुल सही। ज्ञान दीपक दरिया साहब की रचना है, यह भी सही है। ज्ञान बोध मलूकदास की रचना है, ठीक है, रामानंद की रचना नहीं है। तो विकल्प डी सही उत्तर। प्रश्न 22 देखिए, संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबद्ध संत कौन है? पीपा, सुंदरदास, रजब या फिर गरीबदास। तो देखिए विकल्प ए सही उत्तर होगा। पीपा रामानंद के शिष्य हैं, दादू दयाल के नहीं, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने गुरु शिष्य परंपरा अच्छे से पढ़ी है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हिंदी की रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। उक्त कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नगेंद्र का, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो देखिए उक्त कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है। किसके बारे में? हिंदी के जो जितने भी रीति ग्रंथों की परंपरा रही है उसके बारे में। निम्नलिखित कथनों से संबंधित सही विकल्प चुनिए। ए और बी विकल्प दिए हैं। रीति कविता राजाओं और रईसों के आश्रम में पली है। उसकी अंत प्रेरणा और स्वरूप को कवियों और उसके आश्रयदाता दोनों के संबंध से ही समझा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर ए और बी दोनों के दोनों विकल्प सही है रीति काव्य को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, असंगत विकल्प चुनिए। देव और बिहारी पद्म सिंह शर्मा रचित है। बिहारी और देव लाला भगवान दीनदास से द्वारा रचित है। कविवर बिहारी जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित है। बिहारी की बाग विभूति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है। तो देखिए यहाँ पर विकल्प ए सही नहीं है, ठीक है, असंगत है, क्योंकि देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र की रचना है, ओके, पद्म सिंह शर्मा की नहीं। बाकी बी, सी और डी विकल्प सही है। वहीं पर बिहारी सतसई की भूमिका, बिहारी सतसई संजीवन भाष्य, पद्म पुराण और हिंदी उर्दू हिंदुस्तानी आदि पद्म सिंह शर्मा की रचनाएं हैं। उन्होंने बिहारी और सादी, जी हाँ फारसी कवि रहे हैं सादी, उनकी तुलना करके हिंदी में तुलनात्मक आलोचना आरंभ की थी 1907 में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, डेल सो बनाए आय मेलत सभा के बीच लोगन कवित की वो खेल करी जानो है। इस काव्यांश के रचयिता कौन है? घनानंद, बोधा, ठाकुर या फिर आलम। तो विकल्प सी सही उत्तर होगा। इस काव्यांश के रचयिता है कवि ठाकुर। नेक्स्ट प्रश्न, विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? भिखारी दास, कवि ग्वाल, पद्माकर या फिर केशव दास। तो विज्ञान गीता के रचनाकार हैं कवि केशव दास, और केशव दास रीतिकाल के कैसे आचार्य रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मात्र अलंकार निरूपक नहीं है? कविकुल कंठाभरण, शिवराज भूषण, कविकुल कल्पतरु या फिर ललित ललाम। तो देखिए विकल्प सी, चिंतामणि त्रिपाठी कृत कविकुल कल्पतरु सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, ठीक है, अलंकार निरूपक ग्रंथ नहीं है बल्कि सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी रचना मात्र पिंगल छंद निरूपक है? भाषा भूषण, वृत्त विचार, काव्य रसायन या फिर काव्य निर्णय। तो देखिए विकल्प बी सही उत्तर होगा। वृत्त विचार रचना पिंगल छंद निरूपक रचना है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी रचना रस नायक नायिका भेद निरूपक नहीं है? जगत विनोद, सुधा निधि, सुखसागर तरंग या फिर पद्माभरण। तो देखिए पद्माकर कृत पद्माभरण एक अलंकार ग्रंथ है, वहीं पर जगत विनोद रस निरूपक ग्रंथ है, सुधा निधि नायक नायिका भेद वाला ग्रंथ है, और सुखसागर तरंग नायिका भेद और रस निरूपक ग्रंथ है। तो आपको याद रखने, अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है यहाँ से रचनाएं। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वांग विविध काव्यांग विवेचक आचार्य नहीं है? कवि तोष, कवि प्रताप शाही, कवि सोमनाथ या फिर भिखारी दास।
तोष जो है सर्वांग विवेचक आचार्य नहीं है, क्योंकि उनके ग्रंथ सुधा निधि में नायक नायिका भेद मिलता है। ठीक है, तो विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 32, रीतिकाल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए देखते हैं। सजीव श्रृंगार की एक अदम्य लिप्सा इस युग के साहित्य में प्रतिबिंबित होती है। कुछ रचनाओं में मुख्यतः काव्य शास्त्र सिद्धांतों को छंदोबद्ध किया गया है, तो कुछ रचनाएं लक्षण मुक्त हैं। इस काल के रीति ग्रंथ लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतः मुक्त हैं। रीति काव्य के विकास में तत्कालीन राजनैतिक सामाजिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योग रहा है। तो देखिए विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही कथन नहीं है। क्यों? क्योंकि रीति ग्रंथ एवं लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतः मुक्त नहीं है, बल्कि संलिप्त हैं, है ना। कुछ कवियों ने संस्कृत ग्रंथों के आधार पर ही जो है अपने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। आचार्य लोग जो कविता करने की रीत सिखलाते हैं, मानो वह संसार से यह कहते हैं कि अमुक अमुक विषयों के वर्णनों में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के अनुपयोगी। तो देखिए उक्त कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, मिश्र बंधु का, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, या फिर डॉक्टर नगेंद्र का? तो उक्त कथन है आपके मिश्र बंधु जी का। ठीक है, इसलिए विकल्प बी सही उत्तर। प्रश्न 34, मतीराम जी के रसराज के समान पद्माकर जी का भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठाहार रहा है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। शुक्ल जी का यह कथन पद्माकर की किस रचना के संदर्भ में है? पद्माभरण, हिम्मत बहादुर बिरुदावली, जगत विनोद, या फिर गंगा लहरी? तो देखिए विकल्प सी, शुक्ल जी का यह कथन पद्माकर की रचना जगत विनोद के संदर्भ में है। ठीक है। प्रश्न 35, भक्तिकालीन राम काव्य धारा के विषय में असंगत कथन कौन सा है? इस साहित्य में तुलसीदास का प्रमुख स्थान है। जी हाँ है। इसमें लोक संग्रह की भावना है। जी हाँ बिल्कुल है। यह काव्य अवधि और ब्रज दोनों में रचित है। बिल्कुल सही। यह कृष्ण काव्य के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है। बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए भक्तिकालीन राम काव्य धारा कृष्ण काव्य के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त नहीं है। ठीक है, तो विकल्प डी सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। केशवदास के कृतित्व विषय कौन सा कथन सही नहीं है? रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप में अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा गया है। इनकी सबसे अधिक कल्पना अलंकार संबंधी है। बिल्कुल सही। चमत्कार प्रदर्शन के कारण इनकी रचनाओं में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष प्रधान हो गया है। यह भी सही है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया और चंदमाला एक लक्षण ग्रंथ है। बिल्कुल सही। लेकिन विकल्प ए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि रामचंद्रिका के कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान नहीं रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। किस विकल्प में सभी रचनाएं भिखारी दास की हैं? विकल्प ए श्रृंगार निर्णय, रसराज वृत्त विचार, काव्य निर्णय, शब्द रसायन, काव्य विकास, रस रत्नाकर, रस सारांश, रस पीयूष निधि, काव्य निर्णय, रस सारांश और छंदो वर्ण पिंगल। तो देखिए विकल्प डी है ना। विकल्प डी में काव्य निर्णय, रस सारांश, छंदो वर्ण पिंगल आदि रचनाएं भिखारीदास जी की हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। मतीराम से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? रसराज और ललित ललाम इनकी विशिष्ट ख्याति के मुख्य आधार हैं। रसराज श्रृंगार रस और नायिका भेद का ग्रंथ है। रसराज के नायक नायिका अत्यधिक चतुर और क्रिया विदग्ध हैं, या फिर ललित ललाम में अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं। तो विकल्प सी सही नहीं है, क्योंकि मतीराम की यहाँ बिल्कुल सहज, निष्कपट और निरीह अभिव्यक्ति मिलती है उनके काव्य में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कौन सा कथन भूषण के व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में सही नहीं है? इनकी कविता वीर रस प्रधान है। शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक इनके प्रबंध काव्य हैं। रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण उपाधि से विभूषित किया, या फिर गीतकार के रूप में इन्हें अधिक सफलता नहीं मिली। तो देखिए विकल्प बी जो है सही नहीं है, क्योंकि शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक भूषण के मुक्तक काव्य हैं। ठीक है, प्रबंध काव्य नहीं है बल्कि मुक्तक काव्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न। देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए। उक्त कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर नगेंद्र का, मिश्र बंधु का, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का? तो देखिए उक्त कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। ठीक है। कवि देव की जो रचना है सुख सागर तरंग, उसको नायिका भेद का एक विश्वकोश माना जाना चाहिए, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र का मानना था। प्रश्न 41। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। शुक्ल जी का उक्त कथन किस रचना के संदर्भ में? तो हम सब अच्छे से जानते हैं शुक्ल जी का उक्त कथन बिहारी सतसई के संदर्भ में है।
प्रश्न 42 स्थापना और तर्क पर आधारित है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। इसका तर्क है कि यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। तो देखिए आंसर होगा बी। ए और आर दोनों क्या दोनों सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी स्थापना और तर्क पर आधारित है। जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। इसका तर्क है कि क्या संस्कृत साहित्य में क्या हिंदी साहित्य में सहस्त्रों कवियों ने अपने आश्रयदाताओं राजाओं की प्रशंसा में ग्रंथ रचे हैं जिनका आज पता तक नहीं है। तो देखिए ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किसके संदर्भ में है? घनानंद के संदर्भ में, ठाकुर के, रसखान के या फिर कवि आलम के? तो देखिए आचार्य शुक्ल का उक्त कथन है कवि आलम के संदर्भ में कि इनके काव्य में प्रेम की पीर या इश्क का दर्द जो है एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरतानी के भेद को जाने विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की यह काव्य प्रशस्ति किसके द्वारा की गई है? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा, ब्रजनाथ द्वारा या फिर मिश्र बंधु द्वारा? तो देखिए विकल्प सी सही उत्तर होगा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की यह काव्य प्रशस्ति की गई है ब्रजनाथ के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। तो देखिए उक्त मत किसका है? नो डाउट कवि देव का मत है। ठीक है, किसके विषय में? शब्द शक्तियों के विषय में। नेक्स्ट प्रश्न, इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। शुक्ल जी का उक्त मत किस कवि के विषय में है? बिहारी के विषय में, मदीराम के, भूषण के या फिर कवि देव के? तो देखिए शुक्ल जी का उक्त मत है कवि देव के विषय में। नेक्स्ट प्रश्न, सेनापति के काव्य कौशल के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? कवि रत्नाकर इनकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, इनकी अप्रतिम सफलता उत्कृष्ट ऋतु वर्णन में है, बिल्कुल सही। श्लेष इनका प्रिय अलंकार है, बिल्कुल सही। लेकिन विकल्प बी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए सेनापति के कवित रत्नाकर में कुल 5 तरंग है जिसमें चौथा और 5वां तरंग ही राम भक्ति भावना के ओतप्रोत है। बाकी 3 तरंग श्रृंगार अलंकार और ऋतु से संबंधित है। इसीलिए आद्यंत अर्थात शुरू से अंत तक नहीं कहा जा सकता कि यह ग्रंथ राम भक्ति भावना से ओतप्रोत है। तो सही उत्तर होगा विकल्प बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आगे के कवि रिझी हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहाना है। इस काव्यांश के रचनाकार कौन है? कवि भिखारी दास, कवि केशव दास, कवि पद्माकर या फिर कवि द्विजदेव? तो देखिए इस काव्यांश के रचनाकार हैं कवि भिखारी दास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में प्रबंधात्मक रचना कौन है? शिबा बावनी, हिम्मत बहादुर बिरुदावली, भवानी बिलास या फिर जगत विनोद? तो देखिए पद्माकर कृत हिम्मत बहादुर बिरुदावली वीर रस प्रधान रचना है। ठीक है, प्रबंधात्मक रचना नहीं है बल्कि वीर रस प्रधान रचना है, तो इसलिए विकल्प बी सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न, भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी एक सामान्य प्रकृति यह है कि यह अधिकतर प्रबंध रूप में रचा गया है। पुष्टि मार्गीय कृष्ण काव्य में गोपाल कृष्ण की बाल लीला को विशेष महत्व दिया गया है, या फिर काव्य कृष्ण का सर्वाधिक विषय राधा कृष्ण की प्रेम लीला है, या अधिकांश कृष्ण काव्य गीत पदों में रचा गया है? तो देखिए विकल्प ए, भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के अधिकतर ग्रंथ मुक्तक रूप में रचे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? काव्य विवेक चिंतामणि की रचना है, बिल्कुल सही। शिवा बावनी कवि भूषण की रचना है, बिल्कुल सही। वृत्त कौमुदी मतिराम की रचना है, बिल्कुल सही। लेकिन प्रताप सिंह बिरुदावली कवि सेनापति की रचना नहीं है बल्कि किसकी रचना है? पद्माकर की रचना है, इसीलिए विकल्प डी सही उत्तर। नेक्स्ट, भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? यह युग प्राचीन ब्रजभाषा काव्य और नवीन खड़ी बोली काव्य का मिलन बिंदु रहा है, बिल्कुल सही। इसमें प्राचीन परंपरा अनुसार रस अलंकार, नायक नायिका भेद आदि से संबंधित रचनाएं भी लिखी गई। जी हाँ, लिखी गई। इसमें देशभक्ति, लोकहित, सामाजिक पुनर्निर्माण आदि नवीन विषयों पर रचनाएं प्रस्तुत की गई। जी हाँ, बिल्कुल सही। इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा, बिल्कुल नहीं। विकल्प डी सही उत्तर होगा, क्योंकि इस युग में ब्रजभाषा की प्रधानता रही, न कि खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली की, क्योंकि खड़ी बोली का विस्तार पूर्वक बिल्कुल अच्छे से प्रारंभ होता है द्विवेदी युग से, है ना। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युगीन काव्य धारा में लक्षित नहीं होती? द्विवेदी युगीन काव्य जो है वह प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत प्रभृति सभी काव्य रूपों का प्रचलन है, बिल्कुल सही।
काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का अधिकाधिक इस युग में प्रयोग हुआ, यानी कि द्विवेदी युग में, बिल्कुल सही। आदर्शवादिता और नैतिकता पर बल दिया गया द्विवेदी युग में, बिल्कुल सही। लेकिन बी इसका सही उत्तर होगा। इसमें हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता की प्रचुरता नहीं रही। क्यों? क्योंकि देखिए भारतेंदु युगीन काव्यधारा में हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता की प्रचुरता मिलती है, न कि द्विवेदी युग में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? उर्मिला उताप रचना ही रामकथा के रूप में परिवर्तित होकर साकेत के नाम से प्रकाशित की गई, बिल्कुल सही। उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी अपूर्व चरित्र सृष्टियां हैं, बिल्कुल सही। पंचवटी का कथानक शूर्पणखा प्रसंग पर आधारित है, बिल्कुल सही। भारत भारती में भारत का गौरवगान वर्णित तो है, परंतु आद्यंत शुरू से अंत तक नहीं मिलता, इसीलिए विकल्प सी सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, छायावाद स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह है, उक्त कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का, नंदुलारे वाजपेयी का, मुकुटधर पांडे का, या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का? तो विकल्प ए सही उत्तर होगा। उक्त कथन है डॉक्टर नगेंद्र का कि छायावाद स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हिंदी की रीत का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। उक्त कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नगेंद्र का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का? तो देखिए उक्त कथन है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, ठीक है, विकल्प डी सही उत्तर। नेक्स्ट देखिए, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधु ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने? रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दुख सबको मांझता है और चाहे सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख अवश्य देता है कि सबको मुक्त रखे। इन कविता पंक्तियों के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, कवि अगेय, गजानन माधव मुक्तिबोध, या शमशेर बहादुर सिंह? तो देखिए इन कविता पंक्तियों के रचनाकार हैं आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सुमेलित करना है, यहाँ पर विकल्प भी दिया है कोड वर्ड में। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो यह काव्य पंक्ति है आपकी सुमित्रा नंदन पंत की, ए का 4। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, यह काव्य पंक्ति है आपकी जयशंकर प्रसाद की। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, तो यह है बालकृष्ण शर्मा नवीन की काव्य पंक्ति, ठीक है। धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका, तो यह है कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य पंक्ति। तो सही विकल्प होगा विकल्प सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निराला की काव्य कृतियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? अनामिका में संग्रहित अधिकांश रचनाएं उत्कृष्ट भाव व्यंजना तथा कलात्मक प्रौढ़ता की द्योतक है, बिल्कुल सही। सरोज स्मृति हिंदी का श्रेष्ठ शोक गीत है, बिल्कुल सही। राम की शक्ति पूजा में कवि का पौरुष और ओज चरमोत्कर्ष के साथ अभिव्यक्त हुआ है, जी हाँ बिल्कुल सही। तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है, तो विकल्प डी नहीं होगा, क्योंकि निराला की तुलसीदास कविता में सांस्कृतिक चेतना का चिंतन अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी की कथा सृष्टि के विषय में यह विचार किसका है? नंदुलारे वाजपेयी जी का, मुक्तिबोध का, जयशंकर प्रसाद का, या फिर कवि अगेय का? तो देखिए कामायनी की कथा सृष्टि के विषय में यह विचार है जयशंकर प्रसाद जी का। नेक्स्ट प्रश्न, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति में अभिव्यक्ति होने लगे तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। छायावाद की यह परिभाषा किसने दी है? मुकुटधर पांडे ने, जयशंकर प्रसाद ने, सुमित्रा नंदन पंत जी ने, या फिर महादेवी वर्मा ने? छायावाद की यह परिभाषा दी है आपकी जयशंकर प्रसाद ने। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? बुद्ध और नाचघर कवि हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं, बिल्कुल सही। हिम किरीटनी रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, बल्कि माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। हम बिशपाई जन्म के कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा की रचना है। देखिए विकल्प बी हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना होगा, इसलिए विकल्प बी सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में दिनकर की रचनाएं कौन सी हैं? उर्वशी, जय भारत, सामधीनी, रश्मि रेखा, रसवंती? विकल्प देखिए यहाँ पर विकल्प डी बताया है कि उर्वशी, सामधीनी और रसवंती कवि दिनकर की रचनाएं हैं, ठीक है। जबकि जय भारत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की, ठीक है। और रश्मि रेखा किसकी रचना है? बालकृष्ण शर्मा की। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सुमेलित कीजिए। वैदेही बनवास किसकी रचना है? वैदेही बनवास है आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना, ठीक है। पथिक किसकी रचना है? पथिक है आपकी राम नरेश त्रिपाठी की रचना। द्वापर है मैथिली शरण गुप्त की रचना, और राष्ट्रीय वीणा है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर।
यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि राष्ट्रीय वीणा नाम से एक कविता है माखनलाल चतुर्वेदी जी की, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे आपके सामने विकल्प के तौर पर गया प्रसाद शुक्ल स्नेहित जी दिया है, तो इनकी संपादित रचना है 1922 की राष्ट्रीय वीणा। नेक्स्ट देखिए कौन सा विकल्प सही नहीं है। संशय की एक रात में राम के मन का संशय चित्रित है, बिल्कुल सही। उर्वशी का दर्शन पक्ष है, प्रेम और ईश्वर, जैव और आत्म धरातल को मिलाना, बिल्कुल सही। लोकायतन में स्वाधीनता पूर्व से लेकर उत्तर स्वप्न तक का विशाल भारतीय परिवेश चित्रित है, बिल्कुल सही। लेकिन कुरुक्षेत्र में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद है, न कि गांधीवाद अहिंसा का समर्थन, इसलिए विकल्प सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्थापना और तर्क पर आधारित है। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया एक सामाजिक आंदोलन था, ठीक है। वर्ग संघर्ष की साम्यवादी विचारधारा और उस संदर्भ में नए मानव नए हीरो की कल्पना इसका उद्देश्य था। तर्क के तौर पर यह है, तो यह भी बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है, इसीलिए आंसर होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है। शिव मंगल सिंह सुमन प्रमुख प्रगतिशील कवि हैं, बिल्कुल सही है। प्रगतिशील कविता में पूंजीवाद तथा पूंजीपतियों के प्रति प्रबल आक्रोश है, बिल्कुल सही। सर्वहारा के प्रति प्रगतिशील कवियों की पूर्ण सहानुभूति है, बिल्कुल सही। लेकिन वर्ग संघर्ष को प्रगतिशील महत्वपूर्ण मानता है और उसका भरपूर प्रयोग उन्होंने अपने साहित्य में किया है, इसलिए विकल्प सी जो है इसका सही उत्तर होगा। लास्ट बट नॉट लिस्ट, अगेय की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इन्होंने छायावादी कविताओं से अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ की, बिल्कुल सही। तार सप्तक द्वारा इनकी नई काव्य यात्रा प्रारंभ होती है, बिल्कुल सही। प्रयोगवादी धारा के कवियों में उनका स्वर सबसे अधिक वैविध्यपूर्ण रहा, बिल्कुल सही। संवेदनाएं सर्वत्र उनकी बौद्धिकता को नियंत्रित रखती है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगेय की बौद्धिकता उनकी संवेदना को नियंत्रित रखती है, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर होगा। तो ये थे आज के प्रश्न, इससे आधे और बचते हैं इसी पार्ट के प्रश्न, जो मैं सेकंड कड़ी में उनको आपके समक्ष रखूंगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने उन सबको नहीं रखा। करीब 150 प्रश्न थे, है ना। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपना साथ बनाए रखें और मुझे एक बात का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में कि मैं इतने ही लाउड बोलूं या थोड़ा कम, आप बताना मुझे, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर्ली सुनाई दे, कहीं वॉइस क्वालिटी कम ना हो, इसलिए मैं थोड़ा लाउड बोलती हूँ। तो चलिए बने रहे मेरे साथ, मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट कड़ी में। नमस्कार।